आइए अब हम लोग इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें हम लोग की पॉइंट्स कहते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। किसी भी अध्याय में के अंत में ये जो की पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए होते हैं, यह महत्वपूर्ण बिंदु वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन महत्वपूर्ण बिंदु के अध्ययन से ही आप इस पूरे अध्याय का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इन महत्वपूर्ण बिंदु के अध्ययन से आप इस अध्याय का बड़ा कम समय में पूरा रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो हमारा बिंदु है वह है कि रासायनिक समीकरण क्या है ना। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। हम जानते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि जब भी दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कुछ न कुछ उत्पाद जब देते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में यदि हम लोग लिखें तो शब्दों में लिखने से उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी और शब्दों के माध्यम से उसे थोड़ा सा समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं को एक विशेष रूप से लिखा जाता है और इन्हें जिस तरीके से लिखा जाता है उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इस बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं कोयला, सपोज मेरे पास में कोयला है, इस कोयले को यदि मैं जलाता हूं, यदि मैं कोयले को जलाता हूं तो कोयले को जलाने पर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ में यहां पर ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहां पर यदि मैं लिखता हूं कि कोयले का दहन रासायनिक अभिक्रिया है और इस रासायनिक अभिक्रिया में कोयले को जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और ढेर सारी ऊष्मा मिलती है, तो इस तरीके से यदि हम लोग रासायनिक परिवर्तन को लिखने की कोशिश करें तो हमें शब्दों में लिखना होगा और शब्दों में लिखने पर यह इसकी लंबाई बढ़ते चली जाती है। तो इसका एक हल है कि क्यों ना हम इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्र के माध्यम से लिखें, और यदि हम इन्हें रासायनिक सूत्रों के माध्यम से यदि हम लोग लिखेंगे तो जगह भी कम होगी और इन रासायनिक परिवर्तनों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोयला, हम लोग जानते हैं कि कोयला कार्बन होता है और कार्बन का जो सूत्र होता है वह, या कार्बन का जो संकेत होता है वह C होता है। जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो दहन के लिए ऑक्सीजन, यानी जो ऑक्सीजन जो गैस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। तो इस कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस तरीके से कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो दहन के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलेगी। हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलेगी। तो यहां पर देखिए, ऊपर कोयले को जलाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलती है। इस तरीके से लिखने की तुलना में हमने इसे संकेतों के रूप में लिख दिया, और जब हमने इसे संकेतों के रूप में लिखा तो संकेतों के रूप में लिखने पर यहां पर बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाता है कि यहां पर यह कार्बन है, यह ऑक्सीजन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रही है तो फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिल रही है। तो इस तरीके से ये जो पहला जो हमारा बिंदु है, इसका प्रारूप या इसका जो भावार्थ है वो यही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको समीकरण के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं अब हम लोग अगला बिंदु, और अगला बिंदु है किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्षों में
विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। यह दूसरा बिंदु है। यह बिंदु क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। यदि हम कहें कि हाइड्रोजन गैस को जब इसका दहन होता है तो हाइड्रोजन गैस का जब दहन किया जाता है तो दहन के फलस्वरूप हमें वहां पर पानी यानी जल तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस के दहन पर हमें जल यानी वाष्प के रूप में जल तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम इतने लंबे शब्दों में न कहकर उसे हमने संकेतों के रूप में लिख दिया, तो संकेतों के रूप में लिखने पर यह हो गया रासायनिक समीकरण, है ना। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो यहां पर समीकरण के बाएं तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, किंतु दाएं तरफ यदि हम लोग देखें तो दाएं तरफ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। यदि हम देखें तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या दाएं तरफ परमाणु की संख्या जो है वह बराबर नहीं है। तो हमें सबसे पहले दोनों ओर परमाणु की संख्या को बराबर करना होगा, और दोनों ओर परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यदि मैं यहां पर हाइड्रोजन के सामने 2 लिख देता हूं और यहां पर भी मैं हाइड्रोजन के सामने 2 लिख देता हूं तो फलस्वरूप क्या होगा, फलस्वरूप यहां पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। यहां पर भी 2 दूनी 4 यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि अब दोनों तरफ यानी समीकरण के दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो गई, परमाणु की संख्या बराबर हो गई। तो ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होती है, ऐसे समीकरणों को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। और यह जो हमारा जो दूसरा जो बिंदु है, यह दूसरा बिंदु इसी के बारे में बात कर रहा है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यदि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि समान होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा बिंदु, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है। जी हां, रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है, और इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पहला प्रकार है वह है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो पहला जो प्रकार हो जाएगा वह हो जाएगा संयोजन अभिक्रियाएं या संयोजन या संयोजी अभिक्रियाएं। अब इस बिंदु में क्या लिखा गया है, या यह बिंदु हमें क्या बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम यहां पर कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो फलस्वरूप हमें यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक इसी तरीके से यदि हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो फलस्वरूप हमें यहां पर जल मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि 2 अभिकारक आपस में संयोजी होकर आपस में
युग्म बनाकर आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके, आपस में संयोजन करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी अभिक्रिया कहेंगे। और यही हमारा तीसरा बिंदु भी, यही हमारा अगला बिंदु भी है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजी अभिक्रिया कहेंगे। और यह संयोजी अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला बिंदु, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो दूसरा जो प्रकार हो गया वह क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखिए यहां पर जो हमने पहली वाली जो अभिक्रिया देखी, कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन, आप कार्बन को कोयला मान लीजिए, कार्बन को लकड़ी मान लीजिए, या कार्बन को आप फ्यूल मान लीजिए या पेट्रोल मान लीजिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। तो जब हम कार्बन का दहन कर रहे हैं, देखो कार्बन की अभिक्रिया जब हम लोग ऑक्सीजन से करा रहे हैं यानी कार्बन का दहन कर रहे हैं, तो दहन के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। और आप जानते हैं कि जब भी लकड़ी, कोयला या फ्यूल या पेट्रोल या केरोसिन जलता है तो जलने के फलस्वरूप वहां पर ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है ना। तो जब कार्बन का दहन होता है तो कार्बन के दहन के फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा मिलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो रहा है? जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, गर्मी बाहर निकल रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं अगली प्रकार की अभिक्रिया। और बिंदु यह कहता है, या यहां पे जो कथन जो है वह यह है कि जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, तब यह अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो यहां पर तीसरा जो प्रकार होगा अभिक्रिया का, वह तीसरा प्रकार क्या होगा? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, है ना। आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है ना। यहां पर हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है। हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम लोग उच्च तापमान पर गर्म करें तो गर्म करने के फलस्वरूप यहां पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। यहां पर देखिए ये अभिकारक है और ये दोनों कैसे है? ये उत्पाद है ना। तो यहां पर अभिकारक एक है जो कि गर्म करने पर क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा, यहां पर दो ही उत्पाद बन रहे हैं। तो यहां पर जब अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इन अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला बिंदु। अगला बिंदु, यदि वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है, तब उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहेंगे, है ना।
क्या हो रहा है या क्या कह रहा है हमारा जो अगला जो कथन है वह यह कि यदि किसी पदार्थ का वियोजन ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, यानी कोई पदार्थ है उसे जब आप गर्म कर रहे हो तो गर्म करने पर वह पदार्थ यानी वह यौगिक दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे उत्पादों में टूटता है, तब इस प्रकार के वियोजन को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, क्योंकि वहां पे हम उसे ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। और यहां पर ये जो हमने जो उदाहरण लिख के रखा हुआ है ना, यह उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है और यह उदाहरण ऊष्मीय वियोजन का भी उदाहरण है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जो होता है, उस चूने पत्थर को घर पे लाकर रखें हम लोग, तो वह अपने आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटेगा, ठीक है ना। पर जब हम लोग उसे गर्म करें तो एक विशेष तापमान पर जब हम लोग उसे गर्म करेंगे तो उस तापमान पर गर्म करने पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर वियोजन में हमने ऊष्मा का इस्तेमाल किया, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के कारण यह वियोजन हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला कथन। अगला कथन यह है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह भी अभिक्रिया का एक प्रकार ही है। तो अगला प्रकार यहां पर इस बिंदु के आधार पर हमें क्या मिल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का एक और प्रकार मिला हमें, और उसे हम लोग कह रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। अभी विस्थापन अभिक्रिया की जो यहां पर परिभाषा या बिंदु दिया गया है या कथन दिया गया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मानिए मेरे पास में A है और मेरे पास में एक यौगिक है जिसका नाम है BC, है ना। अब क्या हो रहा है कि यहां पर इस A ने B की जगह ले ली। जब A B की जगह चला गया तो A C के साथ में जुड़ गया और B यहां पर अलग हो गया, है ना। तो A की अभिक्रिया जब A की अभिक्रिया जब BC के साथ में हो रही है तो A ने क्या किया, इस BC को विस्थापित कर दिया, BC को वहां से हटा दिया, BC को वहां से निकाल कर अलग कर दिया, और A खुद किसके साथ में जुड़ गया, C के साथ जुड़ गया। तो फलस्वरूप हमें क्या मिला, A C के साथ जुड़ गया इसलिए AC, और B अलग हो गया, B का विस्थापन हो गया। B क्या हुआ, B का विस्थापन हो गया, है ना। तो यही इस कथन का तात्पर्य है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक का तत्व किसी यौगिक के किसी तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। यहां पर लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है, वह महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में हमें यह रखना है कि हमेशा अधिक सक्रिय तत्व ही कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करेगा। आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं इसका, कि यदि हम लोग जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में कराते हैं तो जिंक इस कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और खुद सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। इस तरीके से जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान यह रखनी है कि जिंक कॉपर को क्यों विस्थापित कर पा रहा है, क्योंकि जो जिंक है वह अधिक सक्रिय है ना। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि अधिक सक्रिय धातु ही कम सक्रिय धातु को विस्थापित करेगी। यदि हम लोग कॉपर की अभिक्रिया जिंक सल्फेट के साथ में कराने की कोशिश करेंगे तो यह अभिक्रिया नहीं होगी।
यहां पर कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है यह कम सक्रिय है। विस्थापन अभिक्रिया का एकमात्र नियम यही होता है कि हमेशा विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु ही कम सक्रिय धातु को विस्थापित करेगी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है यह अभी हमने देखा है इस बिंदु के माध्यम से। आइए देखते हैं हम लोग अगला बिंदु, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी। विस्थापन अभिक्रिया का ही एक और रूप है जिसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यदि मेरे पास में AB है और CD है ना, AB है और CD है, तो क्या हो रहा है होगा कि यदि A C को हटा देता है और C A को हटा देता है, कहने का मतलब यह है कि A और C दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। A C की जगह चला गया तो A ने C को विस्थापित किया है और C A की जगह आ गया, इसका मतलब कि C ने A को विस्थापित किया है ना। A ने C को विस्थापित किया और C ने A को विस्थापित किया। फलस्वरूप जो हमें उत्पाद मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, यहां पर A की जगह C आ गया तो हमें यहां पे मिलेगा CB और C की जगह A चला गया तो हमें मिलेगा AD, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि A ने C को और C ने A को विस्थापित किया, इसीलिए इस प्रकार के विस्थापन की अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहेंगे। देखो इसमें ध्यान से, दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें किसी इसमें जो अभिकारक है, अभिकारक के आयन आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए इसका उदाहरण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, यदि हम सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, हमें NaCl और बेरियम सल्फेट मिलेगा, है ना। देखिए क्या हो रहा है कि इस सोडियम ने Ba को हटा दिया और Ba ने सोडियम को हटा दिया। जब Na ने Ba को हटाया तो खुद Cl के साथ में जुड़ गया तो हमें NaCl मिल गया, और जब इस Ba ने Na को हटाया यानी Ba ने सोडियम को हटाया, खुद जब सल्फेट के साथ में जुड़ गया तो हमें मिला बेरियम सल्फेट। तो इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं अब हमारा अगला बिंदु। अगला बिंदु कहता है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है तो यह अभिक्रिया उपाचयन अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ना। तो आइए अब हम लोग इन बिंदुओं को, यानी इसमें जो कुछ जो बिंदु है, जो शब्द हैं महत्वपूर्ण, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या कहना चाह रहे हैं। हमने इस अध्याय में भी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा। जब भी दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अवकरण होता है ना। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और अवकरण होता है ना। अभी ऑक्सीकरण क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यदि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ती है तो फलस्वरूप वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है।
जब भी किसी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होगा, संयोग होने के फलस्वरूप जो हमें उत्पाद मिलेगा, मतलब इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। किसी भी तत्व या पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है। और अवकरण क्या होगा? यदि किसी तत्व या पदार्थ में से, किसी तत्व या पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तब हम लोग उसे कहते हैं अवकरण। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवकरण कहेंगे, है ना। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कराते हैं, तो क्या होता है कि हमें जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। देखो यहाँ पर जिंक के साथ में से ऑक्सीजन क्या हो रही है? बाहर निकल गई है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है ना। हमेशा ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। देखिए कैसे। यदि हम इसी का उदाहरण लें, तो जिंक में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो जिंक ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है ना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रही, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड था, उसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसी कारण से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, इस अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, है ना। अब ये रिडॉक्स जो शब्द है ये कहां से आया उसको हम लोग समझते हैं। ये जो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और ये जो अवकरण है इसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। तो यहां पर रिडक्शन का आरईडी और ऑक्सीकरण का या ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया। इसके फलस्वरूप यहां पर हमारे पास में एक नया शब्द आ गया जिसे हम लोग कह रहे हैं रिडॉक्स, है ना। तो इस तरीके से ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण या जिसे हम लोग कहते हैं उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु, और यह है कि जब कोई धातु अपने आसपास में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता आदि के साथ संपर्क में आती है, तब ये संचारित होना चालू हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं, है ना। तो संचारण क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसे हमने अध्याय में बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा भी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संचारण क्या है। आप जानते हो कि यदि आपके घर में यदि कोई लोहे का पात्र है, लोहे का गेट या लोहे का दरवाजा है, तो आपने देखा होगा कि उस लोहे के गेट या लोहे के दरवाजे में धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाएगा। या यदि आपके यहाँ पूजा घर में आपने देखे होंगे पीतल या कांसे या तांबे के बर्तन होंगे, है ना। पूजा घर में हम लोग तांबे के या कांसे के या पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें रोज साफ किया जाता है, और यदि आप उन्हें कुछ दिन के लिए बिना साफ करे वैसे ही छोड़ दो, तो आप देखोगे कि तांबे के ऊपर जो है एक हल्की सी हरे कलर की, डार्क कलर की एक परत जमा हो जाएगी, और उस परत के जमने के कारण वह जो तांबा है जो कि चमकीला था, तांबे का चमकीलापन कम होना चालू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से लोहे पर जंग लगना चालू हो जाएगा यदि उसे नमी वाली जगह पर रखा है, जहां पर वायु और नमी दोनों है वहां पर, है ना। तो धातुओं का इस तरीके से वातावरण में उपस्थित जो गैसें है, अम्ल है, आर्द्रता है, उसके साथ में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाना संचारण कहलाता है।
इस संचारण से क्या होता है, इस संचारण के कारण जो धातु है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में बदलाव आना चालू हो जाएगा। जो धातु अच्छी चमकदार होती थी धीरे धीरे वह मटमैली होना चालू हो जाएगी, उसकी धीरे धीरे चमक खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग संचारण कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि संचारण के कारण लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत ही क्षति होती है। हम जानते हैं कि यदि आपने लोहे के गेट को अच्छे से पॉलिश नहीं किया, यदि उसको संचारण होने से या जंग लगने से नहीं बचाया, तो धीरे धीरे वह लोहे का जो पात्र या गेट या दरवाजा है सड़ना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे वह कमज़ोर होना चालू हो जाएगा और इस तरीके से उस लोहे की बनी हुई वस्तु को नुकसान होना चालू हो जाएगा। तेल, अगला जो बिंदु है, तेल या वसा के उपचयित होने के कारण इससे बने खाद्य पदार्थ विकृत गंध हो जाते हैं, अर्थात उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। जी हाँ, तो हमने विकृत गंधिता भी पढ़ी है ना, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को हमने वहां पर भी समझा था और यहां पर भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आप जानते हैं कि बाजार में चिप्स मिलते हैं, नमकीन मिलते हैं। बाजार में जो चिप्स या जो नमकीन होते हैं वह पैकेट में पैक होकर आते हैं, है ना। आपने देखे होंगे कि बाजार में दो प्रकार के पैकिंग मिलती है आपको। एक ऐसी पैकिंग जिसमें केवल खाद्य सामग्री होती है और उसके अंदर की पूरी हवा सोख ली जाती है, उसके अंदर कुछ भी हवा नहीं रहेगी, बिल्कुल एयर टाइट रहेगा वो। या ऐसी सामग्री जिसमें खूब सारी हवा भरी होती है ना। उदाहरण के तौर पर यदि आप चिप्स की बात करते हैं तो चिप्स में आपने देखा होगा कि चिप्स का इतना बड़ा पैकेट खरीदो आप, इतने बड़े पैकेट के अंदर आप देखोगे तो थोड़े से चिप्स निकलते हैं और वह जो थोड़े से चिप्स है उसके अलावा उसमें खूब सारी हवा भरी हुई होती है ना। तो हमें लगता है कि ये हवा क्यों भरी है, ये पैकेट तो दिखने में इतना बड़ा है लेकिन उसमें थोड़े से चिप्स निकल रहे हैं। उसमें जो हवा है वह साधारण वायु नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस, वो जो साधारण वायु है उसको हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस की खास बात यह है कि वह कम सक्रिय है ना, उसकी सक्रियता बहुत कम होती है। अब नाइट्रोजन गैस वहां पर रहेगी तो नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण अब वहां पर ऑक्सीकरण नहीं होगा। किसका ऑक्सीकरण? तेल का, क्योंकि जो भी खाद्य सामग्री है हम जानते हैं कि वह तेल से मिलकर बनी है। जब तेल लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी के साथ में रहता है तो धीरे धीरे उस तेल का ऑक्सीकरण होना चालू हो जाएगा। उस तेल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वहाँ पर ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनसे बदबू आना चालू हो जाती है। वह खाद्य पदार्थ अब खाने लायक नहीं रहता है और वहाँ पर जो विशेष अलग प्रकार की खराब होने की जो बदबू आती है, उसी खराब होने की बदबू को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसीलिए यदि कोई ऐसा खाद्य सामग्री है जो कि तेल में पका हुआ है तो उसे जल्दी ही खत्म करना चाहिए या उसे सुरक्षित रखने के विशेष उपाय करने चाहिए। और यदि उसमें से बदबू आना चालू हो जाए तो ऐसे पदार्थों को हमें नहीं खाना है, क्योंकि वो क्या हो गया है, उसका स्वाद बदल गया है, उसमें विकृत गंधिता हो गई है ना। तो अगला बिंदु है कि तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं अथवा उनके पैकेट में से ऑक्सीजन को हटाकर उनमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों को भर देते हैं, जिससे उनका उपचयन जो है नहीं होता है। हम यही तो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो चिप्स के पैकेट है, उस चिप्स के पैकेट में देखा होगा हवा भरी हुई थी है और वह हवा जो है साधारण वायु ना होकर वह नाइट्रोजन होती है ना। तो यदि उसमें नाइट्रोजन भरी जाएगी तो वहाँ से जो ऑक्सीजन है वह हट जाएगी। विकृत गंधिता के पीछे ऑक्सीजन ही जिम्मेदार होती है। जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा, जब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऐसे पदार्थ जो है खराब नहीं होंगे, उनमें विकृत गंधिता नहीं होगी। तो यह एक तरीका है। दूसरा तरीका है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक जो होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, है ना। अधिकतर आपने टीवी पर जो भी विज्ञापन आते हैं, खासकर कॉस्मेटिक्स के, वहां पर आपने ये सुना होगा कि हमारे फलाने क्रीम में ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बिल्कुल सही है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण को रोकते हैं, है ना। तो ऐसे खाद्य पदार्थों में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हम लोग मिलाते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट एक मिलाया जाता है विटामिन ई, है ना, और एक होता है विटामिन सी। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि विटामिन ई और विटामिन सी दोनों बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है ना। और आपने कई खाद्य पदार्थों में, यदि उदाहरण के तौर पर यदि आपके यहाँ रिफाइन ऑयल आता है ना, रिफाइन ऑयल यानी जो खाना बनाने का जो तेल होता है, यदि आप उसका पैकेट खरीदते हो तो पैकेट के पीछे जब आप पलट के देखोगे तो वहाँ पर कंपोजिशन दिया होगा, वहाँ पर कुछ लिखा होगा कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें आप कुछ तेलों के नाम पढ़ोगे, उसमें उस तेलों के नाम के साथ में वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा विटामिन ई, है ना। वहाँ पर विटामिन ई, उस तेल में विटामिन ई क्यों डाला गया है? क्योंकि जो विटामिन ई है यह बहुत अच्छा प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट होता है, और यह जो विटामिन ई है उस तेल को खराब होने या तेल के ऑक्सीकरण या तेल को विकृत गंध होने से बचा लेता है। ठीक इसी तरीके से विटामिन सी, है ना, जो जल में घुलनशील वाले जो पदार्थ है या ऐसे कोई पदार्थ जहाँ पर जल है, यदि उस पदार्थ को आपको विकृत गंधिता होने से बचाना है या ऑक्सीकरण होने से बचाना है तो उसमें हम लोग विटामिन सी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से विटामिन ई और विटामिन सी दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीकारक है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला बिंदु कि जब अपघटन होता है या जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में की जाती है, तब इस प्रकार के अपघटन को हम लोग विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहते हैं, है ना। फिर से हम लोग एक बार बिंदु को पढ़ते हैं कि जब अपघटन की अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति के कारण होती है, तब इस प्रकार के अपघटन को हम लोग विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कहते हैं, है ना। तो यह भी एक प्रकार से अभिक्रिया का ही प्रकार है। हमारे अध्याय में हमने क्रियाकलाप देखा था। उस क्रियाकलाप में हमने देखा था कि दो परखनली बनी हुई है ना। इन परखनलियों को कॉर्क के ऊपर ऐसा लगाया गया है, इसमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं और यहाँ पर एक चैम्बर है जिसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। धीरे धीरे यहाँ पे गैसेस बन रही है ना, जब हम लोग इसको करंट या विद्युत से जोड़ते हैं, है ना। अपघटन का एक प्रकार हमने देखा था ऊष्मीय अपघटन। अपघटन का दूसरा जो प्रकार है वह है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या हो रहा है कि जब हम लोग जल में विशेष व्यवस्था के तहत विद्युत का प्रवाह करते हैं तो यह जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटना चालू हो जाएगा, विभाजित होना चालू हो जाएगा, इसका वियोजन होना चालू हो जाएगा। क्योंकि यह जल विद्युत के उपस्थिति के कारण वियोजित हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे हम लोग विद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यह भी एक विद्युत वियोजन अभिक्रिया का एक प्रकार है ना। और इसी के तहत जो हमारा अगला जो बिंदु है वह यह कह रहा है कि जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो यह अभिक्रिया या तब यह अपघटन प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन कहलाता है। जी हाँ, अभी हमने ये विद्युत अपघटन का प्रकार देखा। विद्युत अपघटन के प्रकार के बाद में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में विद्युत अपघटन हमने देखा। अब हम देख रहे हैं प्रकाश वियोजन, है ना। प्रकाश वियोजन, है ना, यानी प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश यानी लाइट की उपस्थिति। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जब हम अध्याय पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको समझा था कि आपने पुराने समय के कैमरे देखे होंगे, फिल्म कैमरे और वीडियो कैमरे,
तो जो पुराने समय के जो कैमरे होते थे उसमें आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट रील लगा करती थी। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट जो रील होती थी उसको कैमरे में लगाने में बड़ी सावधानी बरतनी होती थी कि उस रील को अंधेरे में ही हमें बदलना होता था सावधानी पूर्वक। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो रील जो थी, यदि आप उस रील को जैसे ही आप लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में खोलोगे, वह रील खराब हो जाती थी। वह क्यों खराब हो जाती थी? क्यों? क्योंकि वह जो रील जो थी उसमें एक रसायन लगा हुआ होता था जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। यह AgBr जब प्रकाश, जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता था, प्रकाश की उपस्थिति में यह सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाता था। AgBr प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और Br गैस में टूट जाता था। और यदि ये Br गैस में टूट गया, यानी ये पदार्थ यदि टूट गया, तो अब वह रील किसी काम की नहीं है ना। तो इसीलिए उसे अंधेरे में ही बदलना होता था। तो इस तरीके से ऐसी अभिक्रिया जिसमें वियोजन किसके माध्यम से हो रहा है? प्रकाश के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यह हमारे इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए अब हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न।